So, good morning, students. So, today we are going to discuss a new type of supervised learning, which is again based on the classification. ठीक है, और इसका नाम है नेव बायस क्लासीफायर एल्गोरिथम. तो ये भी एक क्लासीफायर है, जैसे कि अभी अपन ने इससे पहले वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लॉजिस्टिक रिग्रेशन. तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी हमने देखा था क्लासिफिकेशन किस तरीके से काम करता है एंड हाउ इट वर्क्स. सो दिस इज़ ऑल्सो क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम. इसको हम नेव बायस एल्गोरिथम बोलते हैं. बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन द एल्गोरिथम विच इज़ नोन एज बायस एल्गोरिथम. आप लोगों ने बायस थ्योरम पढ़ी होगी मैथमेटिक्स के अंदर. तो बेसिकली इसमें जो सबसे ज़्यादा कंसेप्ट काम करता है मैथमेटिक्स का, विच इज़ नोन एज द प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी हम लोग सब जानते ही हैं. हम लोगों ने अपने 10th 11th 12th क्लासेस में पढ़ा है. स्कूल क्लासेस के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है व्हाट डू मीन बाय द प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी मतलब ये है कि किसी भी चीज़ या किसी भी एक इवेंट के होने की संभावना कितनी होती है. जैसे लेट सपोज के इफ़ आई टॉस द कॉइन, देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द हेड. तो दैट विल बी 1/2, क्योंकि हेड और टेल दो ही आ सकते हैं. तो अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो 1/2 होगी. तो इट इज़ अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ द प्रोबेबिलिटी. तो इफ़ यू फॉरगेट अबाउट द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो आई सजेस्ट यू स्टूडेंट्स यू गो थ्रू योर प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट्स फ्रॉम योर स्कूल क्लासेस. ठीक है, स्कूल बुक्स में से आप प्रोबेबिलिटी समझ लें. और जो मेन हम लोग नेव बायस एल्गोरिथम में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. तो नेव बायस क्लासीफायर एल्गोरिथम बेसिकली यूज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल लुक इनटू द थ्योरेटिकल पार्ट. फिर उसके साथ कुछ हाइपोथेसिस हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, जैसे कि हाइपोथेसिस क्या होता है, ठीक है, लाइकलीहुड क्या होता है. तो ये सारी चीज़ें भी हम पहले समझेंगे. फिर उसके बाद इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे नेव बायस का. और लास्ट में हम उसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे. सो बिफोर इन द बिगनिंग वी विल सी द theoretical part of the we'll discuss the theoretical part of the naive bayes, and after that following with that we'll be discussing the mathematical part of naive bayes theorem. तो बेसिकली इट इज़ बेस्ड ऑन बायस थ्योरम. मैंने आप लोगों को बताया है. तो बायस थ्योरम अगर आप लोगों को पता होगी तो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द नेव बायस क्लासीफायर एल्गोरिथम वेरी प्रॉपरली, और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा. सो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स. तो नेव बायस एल्गोरिथम इज़ अ सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम, पहली चीज़. सो इट इज़ अ टाइप ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम विच इज़ बेस्ड ऑन बायस थ्योरम. ठीक है, जो कि बायस थ्योरम पे बेस्ड है एंड यूज्ड फॉर सॉल्विंग द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. तो सबसे पहली चीज़, ये सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है, बायस थ्योरम पे ये बेस्ड है. और तीसरी चीज़, ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है. क्लासिफिकेशन मैंने आप लोगों को बता दिया डिस्क्रीट, मतलब ये कंटिन्यूस वैल्यू को नहीं करेगी, ये डिस्क्रीट वैल्यू को करेगी, या तो 0 1 यस नो, मेल फीमेल, लाइक दैट, ब्लैक एंड वाइट. ठीक है, और यस और नो. तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगी. जैसे कि अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लॉजिस्टिक रिग्रेशन देखा था. सो इट इज़ मेनली यूज इन द टेक्स्ट क्लासिफिकेशन दैट इंक्लूड्स अ हाई डायमेंशन ट्रेनिंग डेटा सेट. तो किसी भी आप लोगों ने इसकी एक एप्लीकेशन देखी होगी टेक्स्ट को क्लासिफाई करने के लिए. तो किस तरीके से टेक्स्ट क्लासिफिकेशन होता है, कैसे होता है. तो अभी हम लोग जब इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, देन इन दैट सेशन आई विल एक्सप्लेन यू. सो टेक्स्ट बेसिकली टेक्स्ट के क्लासिफिकेशन के लिए नेव बायस क्लासीफायर एल्गोरिथम इज़ यूज्ड. नेव बायस क्लासीफायर, इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेव बायस क्लासीफायर. अब आप इसको नाइव, कई लोग नाइव बोलते हैं, ठीक है, कई लोग नेव बोलते हैं. नाइव इज़ अ फ्रेंच वर्ड, तो नेव भी बोलते हैं. तो नेव बेस बायस क्लासीफायर इज़ वन ऑफ द सिंपल एंड मोस्ट इफेक्टिव क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम which helps in building the fast machine learning model that can make quick predictions. तो बेसिकली ये बहुत ही फास्ट और बहुत ही पावरफुल मशीन लर्निंग मॉडल्स को डेवलप करने में काम आती है, जो कि बहुत जल्दी और क्विक प्रिडिक्शंस देती हैं. ठीक है, इट इज़ अ probabilistic classifier which means it predicts on the basis of probability of an object. तो किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसके बेस्ड पे ये प्रिडिक्शन देती है. तो इसलिए उसका जो प्रिडिक्शन होता है बहुत फास्ट होता है और बहुत ही इफेक्टिव होता है, बहुत ही प्रिसाइज होता है. तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन बहुत कॉमन है, बहुत पॉपुलरली यूज़ होता है. लेकिन अगर आपको मान लीजिए कोई इस तरह का मॉडल डेवलप करना है जिसमें कि फास्ट रिजल्ट चाहिए और एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिस्टिक क्लासीफायर को काम में लेना पड़ेगा.
तो सॉरी, नेव बायस क्लासीफायर को काम में लेना पड़ेगा, जो कि प्रोबेबिलिस्टिक क्लासीफायर पे काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को उस पर काम करना पड़ेगा। सम पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ नेव बायस एल्गोरिथम आर स्पैम फिल्टरेशन, सेंटिमेंटल एनालिसिस एंड क्लासीफाइंग आर्टिकल्स। तो सेंटिमेंटल एनालिसिस, जैसे कि किसी के सेंटिमेंट्स पे एनालिसिस करना हो, जैसे कि इलेक्शन प्रेडिक्शन करने हो, और मान लीजिए आप लोग का कहीं फेसबुक पे होता है, और स्पैम फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, कोई भी मेल जो है वो स्पैम है कि नहीं है। तो सेंटिमेंटल एनालिसिस के बारे में मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स एक बात बताऊं, आज के टाइम में व्हेन वी आर लिविंग इन दिस डिजिटल एरा, अगर मान लीजिए अगर कोई वर्ल्ड वॉर होगा, तो वो किसकी वजह से होगा आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स? दैट विल बी हैपन ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है। बिकॉज सोशल मीडिया, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, जो भी आप वॉट एवर द सोशल मीडिया यू आर यूजिंग, अगर आप कुछ भी उसमें सेंटिमेंटल कोट्स करते हैं, जैसे आप लोग सुनते होंगे किसी भी कंट्री में एकदम से रॉइट्स हो गए, दंगे छिड़ गए, ठीक है, आपस में लड़ने लग गए लोग, तो वो क्या होता है, एक छोटी सी किसी ने कोई मतलब कुछ इस तरह का मैसेज दे दिया जिससे कि जो किसी के सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट हो गए, देन इट विल कॉज टू द रॉइट्स, ठीक है। तो अगर, तो दैट इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग, ठीक है। तो हम लोग किसी भी लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस सोशल मीडिया। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि गवर्नमेंट भी प्रेशराइज़ करती है, और लाइक फेसबुक को या गूगल कंपनीज़ को, कि वो इन तरह के जो मैसेजेस हैं जो कि सेंसिटिव हैं, उस तरह के मैसेजेस को वो ना डिस्प्ले करवाए, और चाहे तो उनको डिलीट करे, ठीक है। और जो लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं उन लोगों के अकाउंट्स को फ्रीज़ करें, ठीक है, सस्पेंड करें। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो दीज आर बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द सेंटिमेंटल एनालिसिस। तो सेंटिमेंटल एनालिसिस कैन बी डन बाय दिस नेव बायस क्लासीफायर। And one thing more, I want to tell you that Facebook is the only one company which is working on the which is implementing the artificial intelligence on the basis of their pictures, ठीक है। आप लोगों के पिक्चर्स के ऊपर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाती हैं, दैट इज़ द ओनली वन कंपनी इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो वो सारे के सारे मशीन लर्निंग मॉडल्स आपके इमेजेस के ऊपर उसको लगा के वो प्रोडिक्शंस करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही आप किसी भी एक बंदे को या बंदी को आप फ्रेंड बनाते हैं, तो उससे जितने भी रिलेटेड आपके जो वो होते हैं फ्रेंड्स होते हैं, वो आप लोगों को दिखने लग जाते हैं, द पीपल यू मे नो, ठीक है ना। तो दैट इज़ ओनली भी पॉसिबल बाय इम्प्लीमेंटिंग द AI ऑन द पिक्चर्स, ठीक है। तो इस तरीके का जो लॉजिक है, इस तरह की। ओके, नाउ सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ व्हाई इट इज़ कॉल्ड अ नेव बायस क्लासीफायर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि हम इसको नेव बायस क्लासीफायर ही क्यों बोलते हैं। द नाइव बायस एल्गोरिथम इज कंप्राइज्ड ऑफ टू वर्ड्स, नाइव एंड बायस। तो दो वर्ड से मिलके बनी हुई, एक तो नाइव है और बायस है। सो लेट्स सी कि क्या मतलब होता है इसका। इट इज़ कॉल्ड नाइव बिकॉज इट एज्यूम्स दैट द अकरेंस ऑफ द सर्टेन फीचर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अकरेंस ऑफ द अदर फीचर्स। तो यहाँ पे जो फीचर्स की बात हो रही है स्टूडेंट्स, दीज आर नथिंग बट योर वेरिएबल्स। वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, चाहे वो वाई हों चाहे वो एक्स हों, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, मान लीजिए x1 है और x2 है। तो दीज टू वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, ठीक है। तो नाइव होने चाहिए। अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी कोरिलेशन हुआ, तो दिस नाइव बायस क्लासीफायर विल इफेक्ट द प्रिडिक्शन ऑफ दैट मॉडल, ठीक है। तो उस डेटा सेट का जो प्रिडिक्शन होगा उसको इफेक्ट करेगा। तो मैंने आप लोगों को लीनियर रिग्रेशन में बताया था मल्टी कोलिनियरिटी। तो मल्टी कोलिनियरिटी जो होती है उसमें क्या होता है, x1 और x2 जो मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उनके अंदर कोरिलेशन होता है। दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम इन द लीनियर रिग्रेशन। यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर तो सीधे सीधे इन्होंने बोल दिया कि किसी भी तरीके से कोई कोरिलेशन होना ही नहीं चाहिए। तो जो मेरे x1 और x2 होंगे तो उनके अंदर किसी भी तरह कोई कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। सच एज इफ द फ्रूट इज़ डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कलर, शेप एंड टेस्ट, देन रेड स्फेरिकल एंड स्वीट फ्रूट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज एन एप्पल। तो आप इसमें देख सकते हैं कि मान लीजिए एक फ्रूट है, अब मुझे फ्रूट को प्रेडिक्ट करना है और डिटरमाइन करना है किसके बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे और टेस्ट के बेसिस पे। तो आप देख सकते हैं कलर, शेप और टेस्ट, ये मेरे तीन वेरिएबल्स हो गए, x1, x2 एंड x3,
तो ये जो मेरे तीनों वेरिएबल हैं ये आपस में इंडिपेंडेंट टू ईच अदर है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ना तो कोई कलर का साइज से लेना देना है, ना ही कोई कलर का टेस्ट से लेना देना है, उसी तरीके से ना ही शेप का टेस्ट से लेना देना है, ठीक है, और उसी तरीके से टेस्ट का शेप से भी लेना देना नहीं है। तो अब अगर मान लीजिए मैं इनपुट में ये देता हूँ, मैंने अपने मॉडल को ट्रेन कर दिया और उसमें मैं अब इनपुट में देता हूँ कि मान लीजिए कोई फ्रूट है, इसका कलर रेड है, शेप जो है उसकी स्फेरिकल है और टेस्ट उसका स्वीट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द फीचर्स, ठीक है, इन दिस इनपुट फीचर्स, तो इनपुट फीचर्स मेरे क्या हैं, रेड है, स्फेरिकल है और स्वीट है, ठीक है। अब मैंने इनपुट फीचर्स क्या दे दिए हैं, रेड, स्फेरिकल और स्वीट। तो इसके बेसिस पर मुझे प्रेडिक्ट करना है कि कौन से फ्रूट के बारे में बात हो रही है। तो बट ऑब्वियस है कि जो फ्रूट रेड है, जो स्फेरिकल है, वो स्वीट है, वो दैट इज़ ओनली वन फ्रूट विच इज़ एन एप्पल, ठीक है। हैंस ईच फीचर्स इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट टू द आइडेंटिफाई दैट इट इज़ एन एप्पल विदाउट डिपेंडिंग अपॉन ईच अदर, ठीक है। हर एक फीचर अपना रोल प्ले करेगा उसकी आइडेंटिटी को डिटरमाइन करने में, जिसकी भी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उसको वो आइडेंटिफाई करेगा। और हर एक फैक्टर, चाहे वो इंडिपेंडेंट फैक्टर, चाहे मतलब वो आपस में कोरिलेट नहीं होना चाहिए, वो तीनों के तीनों जो फीचर्स होंगे, चाहे मैं उनको फीचर्स बोल लूँ, इनपुट वेरिएबल्स बोल लूँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बोल लूँ, x1 x2 x3 बोल लूँ, वो तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए ईच अदर से, और आइडेंटिफाई करने के लिए पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट करना चाहिए उन्हें, ठीक है। बायस, इट इज़ कॉल्ड बायस बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ बायस थ्योरम। तो आप लोगों को पता ही है, बायस एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक थ्योरम निकाली थी, बायस थ्योरम, विच इज़ बेस्ड ऑन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसको जब हम मैथमेटिकल इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तब मैं आपको इसका फॉर्मूला भी बताऊंगा, और इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी हम समझेंगे कि किस तरीके से नाइव बायस जो एल्गोरिथम है या नेव बायस क्लासीफायर है, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। फाइन। तो अब हम कुछ बात करते हैं, अभी हम लोगों ने पिछले वाले स्लाइड्स में भी देखा था हाइपोथेसिस, जब हमने ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ा था, और ग्रेडियंट डिसेंट में हमने एच के नाम से हमने एक चीज़ देखी थी, इट इज़ नोन एज द हाइपोथेसिस। आप कभी भी, अब जब आप इंजीनियरिंग कर लेंगे, अगर मान लीजिए आप एमटेक करते हैं या पीएचडी करते हैं या कोई थीसिस वर्क करते हैं, तो उसके अंदर आपको हाइपोथेसिस सुनने को बहुत मिलेगा, ठीक है। तो हम जब भी कोई अपना थीसिस लिखते हैं और कोई भी अपनी फैक्ट फाइंडिंग्स लिखते हैं, चाहे वो पीएचडी की हो, चाहे वो एमटेक की हो, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस बेसिकली क्या है कि एक तरह का एजम्पशन है जो हमें पहले करना पड़ता है बिफोर स्टार्टिंग आर रिसर्च वर्क। तो आप जब भी कभी कोई रिसर्च वर्क करेंगे या फिर कोई रिसर्च पेपर भी लिखेंगे, तो उसके अंदर हाइपोथेसिस होना बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि हाइपोथेसिस क्या चीज़ होती है, और यही हाइपोथेसिस आपको अभी नेव बायस क्लासीफायर में भी काम आएगी। तो बेसिकली अ प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन मेड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड एविडेंस एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो लिमिटेड एविडेंस के बेस पर जिससे कि हम अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकें, उसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा था ग्रेडियंट डिसेंट, तो ग्रेडियंट डिसेंट में हमने एक एज्यूम करा था कि हमारे एम की वैल्यू और सी की जो मेरे पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यू ये होनी चाहिए, तो दैट इज़ माई हाइपोथेसिस, ठीक है। उसके बेसिस पे फिर हम लोगों ने कम ज़्यादा किया था कि हमें नीचे जाना है या ऊपर जाना है। हाइपोथेसिस इज एन assumption दैट इज़ मेड ऑन द बेसिस ऑफ सम एविडेंस। दिस इज़ द इनिशियल पॉइंट ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन दैट ट्रांसलेट द रिसर्च क्वेश्चंस इनटू प्रेडिक्शन, ठीक है। तो ये एक इनिशियल पॉइंट है इन्वेस्टिगेशन का, जो कि हमें क्या करता है, ट्रांसलेट करता है रिसर्च क्वेश्चंस को प्रेडिक्शन में। इट इंक्लूड्स कंपोनेंट लाइक वेरिएबल्स, पॉपुलेशन एंड द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। तो बेसिकली ये क्या होता है कि इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं, कौन कौन से वेरिएबल हम काम में लेने वाले हैं, जैसे कि x1 x2 x3 या बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। और पॉपुलेशन मतलब कि नंबर ऑफ़ सैम्पल्स, पॉपुलेशन मतलब हमने कितने लोगों से पूछा या कितने लोगों को मतलब हमने मॉडल में कितने हमने वैल्यूज़ पुट किए हैं। स्टैटिस्टिक्स जब हम करते हैं तब भी हम यही करते हैं, तो पहले हम सर्वे करते हैं, तो सर्वे में हम क्या करते हैं कि कई लोगों से पूछते हैं। तो उसी तरीके से मॉडल को भी क्या करना पड़ता है, हमें ट्रेन करना पड़ता है बाय ट्रेनिंग डेटा सेट, और फिर उसके बाद टेस्ट करना पड़ता है बाय द टेस्टिंग डेटा सेट, अगर मैं मशीन लर्निंग की बात करूँ,
एंड द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि उनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। ये एक जनरल हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स अभी, लेकिन नेव बायस क्लासीफायर एल्गोरिथम में इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती, जो रिलेशन होता है बिटवीन द वेरिएबल्स नहीं होता है, ठीक है। A research hypothesis is a hypothesis that is used to test the relationship between the two and more variables। तो जो रिसर्च के अंदर हम हाइपोथेसिस करते हैं, तो हम जैसे अब टू और मोर वेरिएबल्स मान लीजिए हम एक x1 ले रहे हैं, x2 ले रहे हैं, फिर उसकी एक इक्वेशन बनाते हैं और फिर उसके बीच में हम देखते हैं क्या रिलेशन है बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल्स, दैट इज़ नोन एज द रिसर्च हाइपोथेसिस। फाइन। तो दैट इज़ द हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस बेसिकली एजम्पशन है जिससे कि हम दूसरे शब्दों में कहें कि वो इनिशियल पार्ट है हमारी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करने का। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द, जैसे कि आप देखते हैं हम कई मूवीज़ के अंदर देखते हैं जब इंटरोगेशन होता है या इन्वेस्टिगेशन होता है किसी केस का, तो सबसे पहले क्या है, हम एक एजम्पशन करके करते हैं कि हाँ ये जो हमने आरोपी पकड़ा है ये आरोपी है या नहीं है। तो सबसे पहले हम आरोपी पकड़ते हैं, उसके बाद उसके क्या करते हैं हम लोग, उसके जो भी उसके ऊपर चार्जेस लगे हैं उसको डिफ़ाइन करते हैं और फिर उसके अगेंस्ट में प्रूफ ढूंढते हैं कि ऐसा कोई प्रूफ है कि नहीं है। अगर वो मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो वो रिजेक्शन हो जाती है। तो हाइपोथेसिस दैट इज़ नोन एज अ नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस में क्या होता है कि आइडियल सिचुएशन ले लेते हैं कि हाँ भाई सब सही है, हाँ ये मतलब ये आरोपी मिला है, ये क्या है, ये आरोपी जो है मुजरिम है, ठीक है। अब वो आरोपी को आरोप साबित करने के लिए हमें एविडेंस लगाने पड़ते हैं। अगर वो एविडेंस उसके अगेंस्ट में जाते हैं तो रिजेक्शन हो जाता है हाइपोथेसिस का और वो इनोसेंट प्रूफ हो जाता है। और अगर वो सही साबित होते हैं तो जो आरोपी होता है वो गिल्टी साबित हो जाता है। सो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस। Now we will discuss the characteristics of the hypothesis. The hypothesis should be clear and precise to consider it to be reliable। तो सबसे पहले चीज़ तो क्या होनी चाहिए कि जो हाइपोथेसिस है, जो भी हम वेरिएबल्स ले रहे हैं और कितने डेटा सेट ले रहे हैं, वो हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैं अभी सिर्फ मशीन लर्निंग के आस्पेक्ट में बात करूँगा स्टूडेंट्स। तो मशीन लर्निंग के केस में क्या होता है कि सबसे पहली चीज़ तो होता है डेटा एग्रीगेशन, मतलब डेटा कलेक्शन। तो हम लोगों को सबसे पहली चीज़ क्या करनी पड़ती है, डेटा सेट को कलेक्ट करना पड़ता है और कलेक्ट करने के बाद हमें बिल्कुल क्लियर रखना पड़ता है, अपना डेटा को क्लीन करना पड़ता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई चीज़ों में जब हम डेटा सेट डाउनलोड करते हैं तो डेटा सेट मिसिंग होते हैं, कई वैल्यूज़ जो होती हैं मिसिंग होती है। मैंने आप लोगों को बताया भी था, इसको हम NaN बोलते हैं। तो जो हमारी वैल्यूज़ मिसिंग होती हैं उसको हमें सही करना पड़ता है। वो सही कैसे करते हैं वो मैं आपको जब हम मशीन लर्निंग की लैब करेंगे जब बताऊंगा, ठीक है। वो प्रिसाइज होने चाहिए, ठीक है, टू बी कंसिडर टू बी रिलायबल। इफ़ द हाइपोथेसिस इज़ अ रिलेशनल हाइपोथेसिस देन इट शुड बी स्टेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, ठीक है। रिलेशनल हाइपोथेसिस के केस में क्या होता है, इसी केस में वेरिएबल्स के बीच में जो होता है रिलेशन होता है। इफ़ द हाइपोथेसिस मस्ट बी स्पेसिफिक एंड शुड हैव स्कोप फॉर कंडक्टिंग मोर टेस्ट, ठीक है। हाइपोथेसिस जो होती है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए और उसके अंदर स्कोप होना चाहिए और ज़्यादा टेस्ट करने का, ठीक है। हमें टेस्ट करनी पड़ती है हाइपोथेसिस और हमारे को एविडेंसेस लाने पड़ते हैं अपने हाइपोथेसिस को करेक्ट साबित करने के लिए या रिजेक्ट साबित करने के लिए। द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द हाइपोथेसिस मस्ट बी वेरी सिंपल एंड इट शुड ऑल्सो बी अंडरस्टूड दैट द सिंप्लिसिटी ऑफ द हाइपोथेसिस इज़ नॉट रिलेटेड टू इट्स सिग्निफिकेंस। पहली चीज़ के जो हाइपोथेसिस का एक्सप्लेनेशन है और जो उसकी प्रॉपर्टी है बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, जो कि एक लेमैन व्यक्ति को भी समझ में आ जाए, ठीक है। और जो उसका सिग्निफिकेंस है उससे कोई इसका रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। जो हाइपोथेसिस है उसका क्या सिग्निफिकेंस होने वाला है उससे उसका कोई लेना देना नहीं होता है। ये मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ सो दैट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि हाइपोथेसिस क्या चीज़ होती है, आपको आगे भी काम में आएगी और ये अभी नेव बायस एल्गोरिथम हम जब पढ़ेंगे उसमें भी काम में आएगी। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस। द रीएम्बलेंस बिटवीन द फिनोमिना इज़ अ फैक्ट or situation that is observed to exist or happens, especially one whose explanation or cause is in the question, ठीक है। तो फिनोमेना बेसिकली क्या होता है, एक सिचुएशन होती है या फैक्ट्स होते हैं जिसके जो कि एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन में छुपे हुए होते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द पास्ट स्टडीज, प्रेजेंट डे एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्वेशंस देखते हैं हम पास्ट स्टडीज़ में क्या स्टडीज़ हुई हैं, प्रेजेंट डे के क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं और फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स हम देखते हैं साइंटिफिक थ्योरीज़ देखते हैं,
ठीक है, कई हम लोगों को साइंटिफिक थ्योरीज देखनी पड़ती हैं हाइपोथेसिस के लिए। फिर उसके बाद जनरल पैटर्न दैट इन्फ्लुएंस द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द पीपल, और फिर उसके बाद जनरल पैटर्न को समझना पड़ता है कि आदमी क्या समझना चाह रहा है। जैसे कि मान लीजिए अब आपको एक नया मोबाइल निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें नया मोबाइल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो अभी प्रेजेंट में मोबाइल काम में आ रहे हैं उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट डे में जो मोबाइल काम में आ रहे हैं उसके लूप होल्स देखने पड़ेंगे, उसके ड्रॉबैक्स देखने पड़ेंगे। फिर हमें एक क्वेश्चनियर तैयार करना पड़ेगा कि भाई मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जांपल लें कि भाई मान लीजिए हमारा जो मोबाइल है वो स्विच ऑफ कब हो, जब वो ऑन कंडीशन में हो, मतलब जब वो उसमें पासवर्ड चला गया हो और वो जब ऑन हो तभी वो स्विच ऑफ की मोड में है। वो इसलिए कह रहा हूँ मैं कि मान लीजिए आपका मोबाइल खो गया, ठीक है, अब मोबाइल खो गया और किसी एक अनजान व्यक्ति के पास है, तो वो सबसे पहले क्या करता है, अगर वो उसको चुराना चाहता है तो सबसे पहले उसको स्विच ऑफ करना चाहेगा वो, ठीक है। तो अब क्या होगा, स्विच ऑफ करने के लिए उसको आपको ऑन करना पड़ेगा। ऑन मतलब कि आपको लॉग इन करना पड़ेगा, आपको अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा, चाहे वो फिंगर का हो चाहे वो आपकी की हो। जब तक आप वो नहीं डालोगे तब तक आपका फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होगा। तो ये एक फ़ीचर हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है अभी मोबाइल्स में आ भी रहा हो, कई मोबाइल्स में नहीं भी होता है। तो कई बार क्या होता है कि वो डायरेक्टली स्विच ऑफ हो जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जब हम उस पर अपने नंबर पे फ़ोन मिलाते हैं तो वो स्विच ऑफ बताता है। तो ऐसी चीज़ ना हो, तो हम एक सर्वे कर सकते हैं कि उसमें जो जो हमारे पीपल हैं, जो हमारे एंड यूज़र हैं, हमारे एंड यूज़र कौन होने वाले हैं, एक लोकल पीपल, तो हम उन पे एक सर्वे कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई अगर मैं आपको ये फ़ीचर दूँ इस मोबाइल में तो आपको कैसा लगेगा। तो उसके पैटर्न के हिसाब से हम उसके रिप्लाई के हिसाब से हम पैटर्न को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, डायरेक्शनल होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है, नल हाइपोथेसिस होती है, और एसोसिएटिव एंड कैजुअल हाइपोथेसिस होती है, ठीक है। ये क्या होती है मैं आपको छोटा सा आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। सिंपल हाइपोथेसिस इट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, जिसमें सॉरी वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब एक तो वाई होता है और एक एक्स ही होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू ईट मोर वेजिटेबल यू विल लूज वेट फास्टर। तो इसके अंदर क्या हो गया, वेजिटेबल हियर ईटिंग मोर वेजिटेबल इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और लूजिंग वेट जो हो गया वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो इसमें एक ही इंडिपेंडेंट होगा और एक ही डिपेंडेंट होगा। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस इट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस में क्या होता है, दो ही इंडिपेंडेंट टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे और टू और मोर ही डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। मतलब ऐसे मान लीजिए y1 y2, ठीक है, आपके डिपेंडेंट हो गए, और x1 और x2 आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। तो इसका एग्जांपल है ईटिंग मोर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लीड टू अ वेट लॉस, ग्रोइंग स्किन रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ मैनी डिजीजेज सच एज हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर एंड सम कैंसर। तो अब आपने देखा यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो मेरे क्या हो गए, ईटिंग मोर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। तो ये मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, अगर मैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाऊंगा तो मेरा वेट लॉस होगा, एक तो ये हो गया, एक ग्लोइंग स्किन होगी, एक रिड्यूसेस एंड द रिस्क ऑफ मैनी डिजीजेज सच एज हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर और सम कैंसर। तो आप देख सकते हैं कितने सारे मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। सिर्फ वेजिटेबल और फ्रूट को खाने से ही मेरी कितनी सारी चीज़ें निकल के आ गई हैं। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस इट shows how a researcher is intellectual and committed to a particular outcome. The relationship between the variables can also predict its nature, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, क्या रिलेशनशिप है वो भी नेचर को प्रेडिक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन एज्ड 4 years ईटिंग प्रॉपर फूड ओवर अ 5 year पीरियड आर हैविंग हाई IQ लेवल देन अ चिल्ड्रन नॉट हैविंग अ प्रॉपर मील। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक डायरेक्शन है कि एक 4 year चाइल्ड जो है वो ज़्यादा अगर प्रॉपरली फूड खाता है तो उसका IQ लेवल ज़्यादा अच्छा होगा एज़ कम्पेयर टू द 5 year पीरियड। सो दिस शोज़ द इफेक्ट एंड द डायरेक्शन ऑफ द इफेक्ट, किस तरीके से आपका जो प्रिडिक्शन है या एक डेटा है वो किस तरीके से उसका फ्लो हो रहा है। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस इट इज़ यूज्ड वेयर देयर इज़ नो थ्योरी इन्वॉल्व्ड। इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स विदाउट प्रिडिक्टिंग द एग्जैक्ट नेचर, ठीक है। इसमें हमें किसी तरह का कोई नेचर प्रेडिक्ट नहीं करना, बस हमें यही देखना है कि हाँ रिलेशनशिप करती है एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स। नल हाइपोथेसिस इट प्रोवाइड्स द स्टेटमेंट विच इज़ कॉन्ट्ररी टू द हाइपोथेसिस।
इट्स अ नेगेटिव स्टेटमेंट एंड देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, नल हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पॉपुलर है। नल हाइपोथेसिस में क्या होता है कि एक नेगेटिव स्टेटमेंट होता है। ठीक है, आपको मान लो ये प्रूव करना है कि यार जो बॉल होती है वो राउंड होती है, तो आपकी नल हाइपोथेसिस होगी कि बॉल जो है वो राउंड नहीं होती है। अब आपको क्या करना होगा, जो आपने हाइपोथेसिस बनाई है उसको गलत प्रूफ करने के लिए आपको एविडेंसेस देने पड़ेंगे कि हाँ भाई बॉल जो है राउंड है, उसकी आप इमेजेस लेके आएंगे, आप इस तरह की अलग अलग शेप्स में होती हैं लेकिन ये सारी की सारी राउंड होती हैं। तो अब क्या होगा, आपने अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, तो दैट मीन्स कि आपकी नल हाइपोथेसिस अब रिजेक्ट हो गई है। सो देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था शायद, कि मान लीजिए कि अभी जैसे हम लोग वी आर पासिंग थ्रू दिस पैंडेमिक सिचुएशन, तो इस पैंडेमिक से पहले इंडिया की जीडीपी क्या थी और पैंडेमिक के बाद अब इंडिया की क्या जीडीपी हो गई है। अगर मुझे ये निकालना हो तो मैं सबसे पहले अपनी नल हाइपोथेसिस बनाऊंगा कि पैंडेमिक से पहले जो जीडीपी थी इंडिया की वही इक्वल्स टू द पैंडेमिक आफ्टर पैंडेमिक। ठीक है, तो इंडिया जीडीपी बिफोर पैंडेमिक इज़ इक्वल टू द इंडिया जीडीपी आफ्टर पैंडेमिक। ऐसा होगा तो नहीं, तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं एविडेंसेस शो करूँगा और अपनी जो भी मेरी फैक्ट फाइंडिंग्स होंगी वो लगाऊंगा और मैं अपनी हाइपोथेसिस जो मैंने बनाई है उसको रिजेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये दो ही चीज़ें होती हैं, या तो वो सेलेक्ट होगी या रिजेक्ट होगी। और इसका जो सिंबल होता है वो HO से डिनोट होता है। Associative and causal hypothesis. Associative hypothesis occurs when there is a change in one variable resulting in the change of other variable. तो एसोसिएटिविटी होती है, ठीक है, रिलेशनशिप होता है। अगर मान लीजिए एक वेरिएबल की वजह से दूसरा वेरिएबल चेंज हो रहा है तो उसके अंदर एसोसिएटिविटी आ गई, तो वो एसोसिएटिविटी हाइपोथेसिस होगी। whereas causal hypothesis propose a cause and effect interaction between the two or more variables. तो जो कैजुअल हाइपोथेसिस होती है वो इफ़ेक्ट करती है या कॉज करती है इंटरेक्शन बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल्स। नाउ द फंक्शन ऑफ द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हेल्प्स इन मेकिंग एन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स पॉसिबल। ठीक है, हाइपोथेसिस की हेल्प से हम लोग ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स बना सकते हैं। इट बिकम्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन, अब कई बार स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर हम कैसे रिसर्च स्टार्ट करें या क्या करें रिसर्च में। तो सबसे पहली चीज़, कोई भी रिसर्च करने के लिए या कोई भी थीसिस लिखने के लिए हमें हाइपोथेसिस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होगा, बिकॉज हाइपोथेसिस इज़ द इनिशियल पार्ट और वी कैन से दैट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। हाइपोथेसिस हेल्प्स इन वेरीफाइंग द ऑब्जर्वेशन। फिर उसी हाइपोथेसिस के बेस पे हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अपने ऑब्जर्वेशंस करते हैं, एविडेंस के बेसिस पे हम लोग अपने ऑब्जर्वेशंस निकालते हैं, और ऑब्जर्वेशंस आर नथिंग बट द वेरिएबल्स। और वो फिर क्या करते हैं, हमारी हाइपोथेसिस को वेरीफाई करते हैं क्या वो सही है या गलत है। इट हेल्प्स इन डायरेक्टिंग द इंक्वायरीज इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो भी हमारी इंक्वायरी हो रही है, उसको राइट डायरेक्शन में ले जाती है। तो अब बात आती है मशीन लर्निंग में इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो मशीन लर्निंग में स्टूडेंट्स ये सिग्निफिकेंस है इसका कि जब मशीन लर्निंग में भी क्या होता है, हम लोग डेटा एग्रीगेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आज मुझे कोई मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है। ठीक है, तो मशीन लर्निंग मॉडल बनाने के लिए सबसे पहले मुझे आइडिया सोचना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। उसके बेसिस पे मेरे को मशीन लर्निंग मॉडल बनाना होता है। ठीक है, रिमेंबर अबाउट द 7 फेजेस ऑफ द मशीन लर्निंग। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, डेटा एग्रीगेशन करना पड़ता है। तो डेटा एग्रीगेशन से भी पहले मुझे क्या करना होगा, एक आइडिया सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए आइडिया क्या सोचना है, जैसे मान लीजिए मैं एक ऐसा मॉडल बनाना, जैसे आपको किस सेक्टर में जाना है, आपको सेल्स में जाना है, आपको कोई एक नॉर्मल एक जनरल एक मॉडल बनाना है कि भाई मान लो आज झालावाड़ में या झालावाड़ में नहीं, अगर मान लो अगर मेरे को बेंगलोर में कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है तो उसका क्या प्राइस रहेगा। तो वो हाउस प्रेडिक्शन में हम जा सकते हैं। ठीक है, अब हाउस प्रेडिक्शन में जब कर रहा हूँ तो ये मेरी हाइपोथेसिस हो जाएगी कि मुझे हाउस प्रेडिक्शन जो होंगे वो सेम होंगे बॉम्बे के भी और झालावाड़ के भी, जबकि ऐसा होगा नहीं। मैं अपनी नल हाइपोथेसिस बनाऊंगा, तो उसके बेसिस पे क्या करूँगा, मैं डेटा सेट को डाउनलोड करूँगा, झालावाड़ का डेटा सेट और बॉम्बे का डेटा सेट। तो जब मुझे दोनों का डेटा सेट मिल जाएगा तब मैं उस पर क्या करूँगा, अपने ऑब्जर्वेशंस करूँगा, मतलब एल्गोरिथम अप्लाई करूँगा। एल्गोरिथम अप्लाई करने के बाद मैं अपने मशीन लर्निंग मॉडल को डेवलप करूँगा। तो उससे मैं ये बता सकूँगा कि हाँ बॉम्बे का अगर आप जाना चाहते हो तो बॉम्बे में जो प्रेडिक्शन होगा वो इस तरीके से होगा। तो बॉम्बे में भी क्या होगा, लोकेलिटी के हिसाब से होगा। मान लीजिए आप पॉश एरिया में जा रहे हैं, जैसे कि बांद्रा है, अंधेरी है, दादर है, तो इस साइड में जा रहे हैं तो वहाँ ज़्यादा रेट होगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप नवी मुंबई जाते हैं या और दूर प्लेसेस पे जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सस्ता होगा।
ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका मशीन लर्निंग के मॉडल के अंदर हाइपोथेसिस काम में आती है। Fine. So till now we have learned about the concept of the naive Bayes and the definition of the naive Bayes, and on which what is the meaning of naive and the bias, and it is based on the Bayes theorem। ठीक है, जो कि probabilistic relationship बताती है, probabilistic classifier है। तो probabilistic जो है इसके अंदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग काम में लेते हैं। तो वन थिंग यू कैन डू दैट, यू कैन गो एंड सर्च अबाउट द बायस थ्योरम। ठीक है, आप बायस थ्योरम पढ़ लें, समझ लें उसको। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फार्मूला एंड हाउ दैट थिंग वर्क्स, हाउ द एल्गोरिथम वर्क्स। और उसके बाद हम लोग उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग विल डिस्कस अबाउट द मैथमेटिकल explanation of the naive Bayes classifier algorithm. Fine. So thank you students till now. Keep learning.